क्या हुआ जाग गई है। फिर हम महल के अंदर के सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कह रही होती है, ओह मेरी प्रिय तुम जाग गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मन ही मन कहती है मैं कहाँ हूँ। मॉम कहती है क्या हुआ, तुम जाग गए हो, तुम कल से बेहोश हो, तुमने मुझे मौत के डर से भर दिया। फादर कहते हैं मैं जाकर दूसरों को बताऊंगा। हमारी मेन लीड मन ही मन कहती है क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ नहीं हूँ मैं। मेरा नाम फूशीन है, मैं अपने खुद के बिजनेस का सीईओ हूँ। मेरी कुल संपत्ति अरबों में है। मैंने जीवन के शिखर को प्राप्त कर लिया है। यह सब मेरी एबिलिटीज़ की बदौलत है। अपने कैंसर से मुक्ति पाने के लिए मैंने इतने अच्छे कर्म किए कि 100 मिलियन पैसे जमा हो गए। उसके बाद सिस्टम अपेयर होता है और कहता है बधाई हो डियर होस्ट, आपके पास कुल मिलाकर 9 लाख से भी ऊपर पॉइंट्स है। आप कैंसर से मुक्त हो जाएंगे और लंबी ज़िंदगी के आनंद के लिए तैयार हो जाए। फिर हमारी हो मेन लीड बताती है, फिर जैसे ही मैं रिच फुल लेवल पर पहुंचने वाली थी, एक दुर्घटना घटी और मैंने किसी और को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रेस्टोरेंट में आग लग गई है, कृपया कोई घबराए नहीं प्लीज़। हम देखते हैं कि वह आग के बीचों बीच से गुजर रही होती है और मन ही मन कहती है जिन लोगों को मैंने अभी बचाया है उनमें वे लोग भी शामिल हैं। मुझे लोगों को बचाने से बहुत सारा पुण्य अर्जित करने में कैपेबल होना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हमारी मेन लीड कहीं और जाकर पहुँच हो। सिस्टम बार कहती है रिवाइव्ड होने पर बधाई हो, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। आपके स्पिरिट ओरिजिनल होस्ट के शरीर में शिफ्टिंग हो गई। ओरिजिनल होस्ट ये गुण 9 लाख से ऊपर है। कि बाऊ घबराती हुई कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो? नेगेटिव 10 मिलियन पॉइंट। आखिर ओरिजिनल होस्ट ने क्या किया? सिस्टम बताता है मैं आपको उसकी यादें बताना लगभग भूल ही गया था, कृपया मुझे थोड़ी समय दीजिए। ये ओरिजिनल होस्ट की यादों के अंश है, देखकर मजा ले। इसके बाद वहाँ पर कुछ मैजिक होती है और हमें ओरिजिनल होस्ट की यादें दिखाई देती है जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें मेरी कैंडी को चुराने की इजाज़त किसने दी? लड़की कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो आंटी। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? मैं तुम सब बुरी बातें करने वाली औरतों को जला दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह उचित नहीं है, मुझे क्यों डिस्ट्रॉयड होना पड़ा है जबकि तुम एक गूंगा लड़का हो। शादी होने तक मेरे परिवार पर निर्भर है, सुंदर पैदा हो सकता है। मैंने कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं खोया। कि बाऊ कहती है लेकिन मुझे उनके बाद सफाई क्यों करनी पड़ती है? सिस्टम कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि आपको सफाई करनी होगी, बशर्ते आप 5 साल में 100 मिलियन तक पुण्य अर्जित न कर ले तो कैंसर को दोबारा होने से मरने के लिए तैयार रहे। यह कहते हुए सिस्टम कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, अलविदा। कि बाऊ चिल्लाते हुए कहती है नहीं, अरे रुको। सिस्टम तो गायब हो जाता है। कि बाऊ कहती है यह सिस्टम का भयानक बहाना है, उसके पास काम करने की कोई नैतिकता नहीं है। संकट होती और हम देती हैं कि मदर कहती है कि भाव क्या गलत है, आपका बुखार पहले ही उतर चुका है, तुम अपने आप से क्यों बात कर रहे हो? क्या होगा यदि गिरते समय आपके सिर को कुछ हो जाए? मदर चिल्लाते हुए कहती है यह सब उस म्यूट पर्सन की गलती है, उसी ने तुम्हें धक्का दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्यों बाऊ आंखें बंद करते हुए थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है आह माँ मैं ठीक हूँ। मदर कहती है ठीक है, वह अब म्यूट कहाँ है? फादर कहते हैं हमने उसे पहले ही लकड़ी के शेड में बंद कर दिया था, लेकिन कि वाओ मुझे डर है कि अगर आप उसे और मारेंगे तो वह अपनी जान गंवा देगा। कि भाव फादर से कहती है चिंता मत करो मैं उसे नहीं मारूंगी अब और नहीं। और मुस्कुराते हुए कहती है क्या हमारे पास कोई मरहम है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद सिनकट होती है और हम क्यूबाऊ को देखते हैं जो उस म्यूट लड़के से मिलने गई होती है। उसके हाथ में खाना होता है, वो उसे गौर से देखती है और उसके पास जाती है और मन ही मन कहती है ओह यह बच्चा, ये घाव पूरे बुरे लग रहे हैं। उसके हाथ देखती है और मन ही मन कहती है ओरिजिनल होस्ट इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? उसके परिवार के लिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना युवा फिर भी इतना क्रूर।
मुझे पहले मरहम लगाने में मदद करनी चाहिए। तभी लड़का अपना आंखें खोल लेता है। किबाऊ भी शौक हो जाती है। लड़का उससे दूर चला जाता है तो किबाऊ कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह डर गया ही। वह लड़के से कहती है, मुझे माफ़ करे, मैं वादा करती हूँ कोई भी तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाएगा। यह कहते हुए वो जाने लगती और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना छोड़ा है, चिंता मत करो, यह जहर नहीं है। लड़का कुछ देर शांत रहता है और खाने को देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मन ही मन कहता है, आखिर वह महिला क्या चाहती है, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिनकट होती है और हम क्याउबा को देखते हैं। सिस्टम बार खोल कर खड़ी होती है। वो सिस्टम बार को देखते हुए कहती है, इससे पहले जब मैंने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी तब मुझे केवल 10 मिनट अंक मिले थे, लेकिन अब मुझे सिर्फ उसे दवा और खाना भेजकर 10 मिनट अंक मिलेंगे। वो मन ही मन सोचती है, इस बार आप इतने अच्छे क्यों है? क्या यह संभव है कि गूंगा कोई ऑर्डिनरी पर्सन ना हो? वह एक्साइटिंग होकर कहती है, वह सच में एक जीवित एटीएम है, मुझे अब से उसके साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। इसके बाद वो जा रही होती है। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर वो मन ही मन कहती है, वह मेरे दूसरे भाई की बेटी है। मुझे लगता है उसका नाम लिहुआ था। इस लड़की को क्या हो गया है? मुझे देखते ही वह भाग क्यों गई? वो शौक हो जाती है और कहती है, उसने कुछ पुराने सीन देखी और कहा, मुझे याद आया। वो देखती हैं कि ओरिजिनल होस्ट चिल्ला रही होती है, बहुत गर्मी है, क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? लड़की कहती है, मुझे माफ़ कर दो आंटी। और यह कहते हुए उन दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और ओरिजिनल होस्ट मारी जाती है। प्रेजेंट में की बाव कहती हैं, तो क्या असली होस्ट को इस तरह मारा गया? वह इसकी हकदार थी। इसके बाद वो ऊपर दिखती और कहती है, सिस्टम कुछ ऐसा है जिसे मैं बदलना चाहती हूँ। सिस्टम कहता है, व्यापार करने का समय है। सिस्टम कहता है, तुम बेचारे मूर्ख, फिर अपने आप को देखो, तुम क्या बदलना चाहते हो? कि बाव कहती है, यह इतना महंगा क्यों है, मुनाफाखोर व्यापारी। उसके बाद वो खुश होते हुए कहती है, पौधों को नियंत्रित करने का हुनर, यही है सबसे बढ़िया हुनर। इससे मैं पौधों की ज़िंदगी की शक्ति को समझ पाऊंगी। सुगंध बनाने, अपनी त्वचा को सुंदर बनाने और पोषण देने के लिए वह मेडिटेट करने लगती है और मन ही मन कहती है, इससे न केवल मुझे लाभ मिलेगा बल्कि ओरिजिनल होस्ट की उपस्थिति को भी ठीक कर सकूंगी। वो शाइन करते हुए कहती है, ठीक इसी तरह मैंने अपने पिछले ज़िंदगी में बहुत सारा धन कमाया था। मैंने मैंने कॉस्मेटिक मेकअप बेचकर ज़िंदगी का शेखर हासिल किया था, लेकिन 100 मिनट्स बहुत महंगी है। वो सिस्टम से कहती है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? सिस्टम कहता है, मुझे नहीं पता। किबा कहती है, ठीक है, मैं बस वही ख़रीदूँगी जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। फिर वो कुछ चूज़ करने लगती है और कहती है, यह वाला। रात का समय होता है और एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कहती है, खाने का समय हो गया है, आज रात हम चिकन खाएंगे। खाने के टेबल पर सब लोग बैठे हुए होते हैं और फादर कहते हैं, यह सब बावर के बदौलत है। चिकन को बावर के लिए पौष्टिक सूप बनाया जाना था, लेकिन उसने इसे सबके साथ साझा करने पर जोर दिया। मदर कहती है, अनग्रेटफुल चिल्ड्रेन, बेहतर होगा कि तुम यह ना भूलो कि आज बावर ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि किबाओ और बावर एक इंसान के नाम है। उसके माता पिता उसे बावर बुलाते हैं और अदर लोग उसे किबाओ। याद रखना। यहाँ पर किवा मन ही मन कहती है, मैंने इसे साझा करने का निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि चिकन बहुत अधिक तेलीय था। कौन जानता है कि अगर मैंने इसे खाया तो मुझे कितने अधिक मुहासे हो जाएंगे। तब लूहा आती और कहती है, आंटी आपका सूप, और वो सूप उसके ऊपर ही गिरा देती है और ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है, चाची मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लापरवाह थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। कि वह धीरे से आगे बढ़ती है और उसे पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण है कि आपको सच में माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। वो उसके कान के पास जाती है और धीरे से कहती है, आखिरकार तुम ही तो थे जिसने मुझे धक्का दिया था, है ना? आपका मुझे धक्का देना सेल्फ डिफेंस है, मैं आपके खिलाफ ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन आपको लिटिल म्यूट को अपने किए पर दोषी नहीं ठहराना चाहिए था। लिहुआ कहती है, मुझे माफ़ कर दो आंटी, मैं उस समय बहुत डर गई थी। मैं आपसे लिटिल म्यूट की सभी जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगी, बस कृपया दादी को मत बताना। वो हंसते हुए कहती है,
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद वो सिर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है तो फिर आओ और खड़े हो जाओ। फिर वो कहती है, माँ पिताजी मेरा पेट भर गया है, खाना खाने के बाद मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। फादर कहते हैं, हाँ ज़रूर। मदर कहती है, प्रिया क्या यह सिर्फ मैं ही हूँ या क्या बावेर पहले से ही अलग लगती है, वो अपने हस्बैंड से पूछती है। फादर कहते हैं, बहुत गंभीर लग रहा है बावेर, क्या गलत है? कि बाव कहती है, माँ पिताजी यह बहुत अच्छी खबर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर एक नज़र डाले। उसके माँ उसके मॉम डैड शॉक हो जाते और कहते हैं, भगवान यह क्या है? कि भाव कहती है, माँ पिताजी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह दिव्य महल है जो मुझे एक अमर ने दिया था। मॉम और डैड चौंक जाते हैं और बाबर मन ही मन कहती है, यह सच में एक सस्ता संगीत बॉक्स है जिसकी कीमत मुझे 5 मिनट्स चुकानी पड़ी। यह कंजूस व्यापारी भयानक है। फिर वह बताती है, मैंने एक सपना देखा था जब मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गई। उस सपने में मेरी मुलाकात मॉर्टल इंसान से हुई। उस मॉर्टल ने मुझे बताया कि मैं एक समय उनकी देखरेख में एक इमॉर्टल इंसान थी, लेकिन मेरे गलत कार्यों के दंड स्वरूप मुझे इंसानों की दुनिया में भेजा गया। मेरे चेहरे पर यह बदसूरत दाग सच में स्वर्ग से मिली सजा है, और यदि मैं पहले की तरह ही बुरा व्यवहार करती रही तो मेरी मौत बुरी होगी। मुझे बेहतर के लिए बदलना होगा और अपनी पिछली गलतियों की भरपाई के लिए अच्छे काम करने होंगे, अन्यथा मैं कभी भी पर्याप्त पुण्य अर्जित नहीं कर पाऊंगी और इमॉर्टल लोगों के साथ फिर से ऊपर नहीं उठ पाऊंगी। यह इमॉर्टल महल इस बात का प्रतीक है कि इमॉर्टल मुझे छोड़कर चला गया। फादर कहते हैं, यह खजाना बिल्कुल वे इंसानी दुनिया जैसा नहीं लगता, शायद यह सचमुच मॉर्टल का जादू है। मॉम खुशी से कहती है, मुझे पता था कि हमारी बेटी धन्य थी। बाबर कहती है, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जैसे ही मैंने लिटिल म्यूट को कुछ मरहम लगाया मेरा सिर दर्द तुरंत गायब हो गया। माँ पिताजी क्या मैंने अतीत में कई बुरे काम किए हैं? फादर और मदर शॉक हो जाते हैं। मदर कहती है, उस बारे में वह छोटा सा म्यूट, आपने बस उसे मारा और कुछ बार डांटा। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी जान को खतरा पैदा करने वाला कुछ किया हो, इसीलिए यह कोई बड़ी कमी नहीं है। इसके अलावा यदि आपने उसे हमारे साथ लाने के बारे में नहीं सोचा होता, वह म्यूट यूफोरिया पर मर गया होता। फादर अपने मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि म्यूट यूफोरिया पर अमर प्राणी छड़ने के बारे में किंवदंतियाँ है। क्या यह आपसे संबंधित हो सकता है बाबर? मॉम कहती है, यह पॉसिबल है। बाबर कहती है, वो ठीक है माँ पिताजी, मॉर्टल ने भी कहा है कि यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य है, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। फादर पूछते हैं, सचमुच आप कभी नहीं जान सकते कि दूसरे इंसान के बच्चों की इरादे क्या है? अगर बाहरी लोगों को ऐसे आशीर्वाद के बारे में पता चल जाए तो यह खतरनाक तो होगा। कौन जानता है कि वे आपका कैसे फ़ायदा उठाएंगे? बाबर मन ही मन कहती है, मैं मानती हूँ कि यह ओरिजिनल होस्ट के व्यक्तित्व में आए बड़े बदलाव को समझाने और शांत करने के लिए पर्याप्त है। रात का समय दिखाई जाता है। बाबर कही जा रही होती है और मन ही मन कहती है, हे हे मैं आ रही हूँ, मेरठ एटीएम। इसके बाद हम एक मोमबत्ती देखते हैं और कुछ दवाइयों की बोतल सिनकट होती है और हम देखते हैं कि बाबर उस म्यूट लड़के की पट्टियाँ कर रही होती है और कहती है, जब तक आप बेहतर हो जाते आपको कोई जिम्मेदारी दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने के दौरान कोई ना कोई यहाँ खाना भी भेज देगा। याद रखे कि मलहम लगाने के बाद अपने घावों को सूखा रखे और पर्याप्त आराम करे। इसके बाद वो उसके गले में एक लॉकेट देखती है और उसे चेक करने लगती है और पूछती है, यह क्या है? लड़का चौंक जाता है और उसके हाथ को झटकते हुए दूर हट जाता है। बाबर कहती है, शांत रहो, मैं तुम्हें नहीं लूटूंगी, मैं बस एक नज़र देखना चाहती हूँ। फिर वो उस लॉकेट में पड़ती है। जब बारिश होती है, वो पूछती है, जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है और मैं आपको गूंगा कहकर नहीं बुला सकती। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपको ली जीमिंग क्यों ना कहूँ? क्या गलत है? मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारा असली नाम है।
मैं आपकी बाह पर दवा लगाना बंद कर चुकी हूँ। अब आपके दूसरे कंधे का समय है। क्या आप अपना बाहरी कपड़ा थोड़ा सा हटा देंगे? इसके बाद लड़का अपने कपड़े हटाता है तो बाबर की नाक से खून निकलने लगती है और आँखों में दिल दिल हो जाता है। वो मन ही मन कहती है, यह लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है। उसकी जो एंजल होती है वो कहती है, जागो, वह तो अभी बच्चा है। उसकी डबल साइड कहती है, फिर भी आप भी अभी बच्चे ही हैं, इसमें गलत क्या है। वह दूर चली जाती है जल्दी से और कहती है, मैंने सारी दवाई ख़त्म कर दी, मुझे और ज़्यादा ख़रीदना होगा। यह कहते हुए जाने लगती और कहती है, मैं पहले वापस जा रही हूँ, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी। यह कहते हुए चली जाती है। वो बाहर जाने के बाद उसे कुछ मीरट पॉइंट मिल जाते हैं। वो खुश होते हुए मन ही मन कहती है, वह सचमुच एक मीरट एटीएम है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगी तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। वो जाते हुए सोचती हैं, खैर मैं पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करूंगी, 100 एबिलिटीज अर्जित करना और उन्हें प्लांट मैन्यु कौशल के लिए विनिमय करना। पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और सीन कट होकर हम बावर पे आ जाती हैं, जो कि सब्जियों के टुकड़े लेकर जा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वह एक बूढ़ी दादी की मदद करते हुए कहती है, मुझे इन्हें वापस ले जाने में आपकी मदद करने दीजिए। यह कहते ही उसे +2 मिनट मिल जाते हैं। इसके बाद वो एक अंकल की मदद करने जाती है और कहती है, अंकल विग्न्यू, आपके लिए इधर उधर घूमना असुविधाजनक नहीं है, मुझे आपके लिए पानी ले जाने दो। यह कहते ही उसे +1 मिनट्स मिल जाते हैं। वो अपना काम कर ही रही होती है कि कोई उसे पत्थर मारता है और हम कुछ शैतान बच्चों को देख पाते हैं, जो उनमें से एक कहता है, हमने उसे मारा। दूसरा कहता है, या फू परिवार से एक बदसूरत राक्षसी है, वह असली है, बहुत खाती है और हर कोई उससे प्यार नहीं करता। तुम बदसूरत क्यों होती जा रही हो? तुम बदसूरत चीज़, क्या तुम इस तरह घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो? बाबर गुस्से में कहती है, तुम में कोई ईमानदारी नहीं है, छोटे बच्चे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी बाहें तोड़ दूंगी। वो बच्चे भी शौक हो जाते हैं। उनमें से एक उसे चिढ़ा रहा होता है। वो चिढ़ाते चिढ़ाते पत्थर से टकरा कर पानी में जाकर गिर जाता है। उसके दोस्त उसे आवाज़ लगाने लगते हैं, गुई बाओ नदी में गिर गया है, हम क्या करें? उसे डूबता देख बाबर आगे बढ़ती और कहती है, पीछे हटो। और वह पानी में उतर कर उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है, इधर उधर झपट्टा मारना बंद करो छोटे बच्चे, अगर तुम इधर उधर भटकते रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। इसके बाद वो उसे पानी से बाहर निकालती है और पटक देती है। उसके दोस्त कहते हैं, क्या आप ठीक है गुइबाओ? वह बहुत डरावना था। यहाँ पर भी उसे कुछ मेरिट पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट होते हैं +20। बाबर मन ही मन कहती है, ओह, मुझे यह कपड़े बदलने चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं इसे पूरी तरह से साफ कर पाऊंगी या नहीं। रात का सीन होता है और बाबर म्यूट से मिलने जाती है और कहती है, मैंने पूरे दिन कुत्ते की तरह काम किया है और मुझे बस कुछ दर्जन एबिलिटीज ही हासिल हुई है। तभी वो एक आवाज़ सुन पाती है, जल्दी करो और रेंगो घोड़े, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि म्यूट के ऊपर बैठा होता है और कह रहा होता है, जल्दी करो और रेंगो। वो उसे कोड़े मारते हुए कहता है, आप बहुत धीमे हैं, बहुत धीमा। कोड़े मारने के बाद आपकी गति बहुत बढ़ जाएगी। बाबर जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो फ़ोइन? फ़ोइन कहता है, आंटी आप वापस आ गई है, मैं एक बड़े घोड़े पर सवार हूँ, यह बहुत मज़ेदार है। और ठीक है आंटी, यह बदबूदार छोटा बच्चा जंगल में आराम कर रहा था, मैंने उसे इस कृत्य में पकड़ लिया, इसलिए मैं इस पर बाबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी हाथ ही मोड़ देती है और उसे दूर फेंक देती है और
लड़का कहता है, आप क्या कर रही हैं आंटी? वह तो बस गूंगा है सचमुच। बाबर कहती है, गूंगा मेरा है, मैं ही वह इंसान हूँ जिसने उसे आराम करने दिया, आप उसे परेशान नहीं कर सकते। बाबर अजय के पास जाती है और कहती है, अजय अगली बार कोई भी आपका परेशान नहीं कर सकेगा। तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारा शरीर गर्म है। संकट होती है और हम किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है, खुजली, बहुत खुजली है। संकट होती है और हम एक लड़के को देख पाते हैं जो चिल्लाकर कह रहा होता है, माँ मुझे मत रोको, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुजली हो रही है। माँ कहती है, यन जी क्या गलत है? मदद करो, जल्दी से डॉक्टर जुओं को बुलाओ। 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की की माँ पूछती है, युंजू की हालत कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, कुछ दवा लगाने के बाद वह ठीक हो जाएगा, यह कोई सीरियस बात नहीं है। युंजी चिल्लाकर कहता है, यह कोई जहरीला कीड़ा नहीं था, उस गूंगे के नाखून के अभी अभी मेरी बाह को खरोंचा है, यह ज़रूर ही उसी का काम होगा। बाबर कहती है, अगर एजे ऐसा करने में सक्षम होता तो क्या वह आपको उसे अपना घोड़ा बनने की अनुमति देता? फादर आते और कहते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, यन जी क्या तुम फिर से यूफोरिया पर्वत पर चुपके से चले गई? आपको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और आप किसी और को दोष दे रहे हैं। यन जी अपने सफाई में कहता है, मैं नहीं दादाजी, मैं नहीं किया। बाबर की माँ को देखते हैं जो कहती है, मेरे साथ चलो बाबर। बाबर की माँ कहती है, डॉक्टर जुओ मेरी बाबर पर भी नज़र डाली है, वह अभी किसी को बचाने के लिए पानी में गई थी कि वह कहती है, माँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जू कृपया अजय की जांच करिए, उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। सिनकट होती है, हम देखते हैं कि डॉक्टर अजय की अब कर रहे होते और कहते हैं, इस बच्चे की चोट में कोई गंभीर बात नहीं है, मैं कुछ बुखार कम करने की दवा और मलहम लिखूंगा। बाबर कहती है, लेकिन क्या? प्लीज़ अपनी बात कहे डॉक्टर जुओ। डॉक्टर जुओ कहते हैं, उसे एक बहुत ही अजीब पुरानी बीमार है जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि उसके पास ज़्यादा साल नहीं बचेंगे। बाबर सोचती हैं, कोई पुरानी बीमारी। जब ओरिजिनल होस्ट ने उन्हें उठाया तो वे पहले से ही बुरी तरह घायल थे। उनके पास एक दुर्लभ उत्कीर्ण लकड़ी की पट्टियाँ लटकी हुई थी। वो उसकी पैंधन को याद करती है और कहती है, ऐसा लगता है कि अजय की वंशावली में कुछ गड़बड़ है। फिर बाबर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर जो क्या अजय की बीमारी का कोई समाधान है? डॉक्टर कहते हैं, यह बीमारी मेरी क्षमताओं से कहीं अधिक है। उसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियाँ लेनी होगी, लेकिन अच्छी औषधीय जड़ी बूटियाँ बहुत महंगी है। यह सुनकर बाबर मन ही मन रोने लगती है और सोचती हैं, पैसा, जब तक मेरे पास पैसा है यह संभव होगा। वो कहती हैं, मैं समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर जुओ। डॉक्टर जुओ कहते हैं, फिर मैं विदा लूँगा। बाबर अजय के पास जाती है और कहती है, चिंता मत करो अजय, ओरिजिनल फू की बाव ने जो भी तुम्हारा कर्ज चुकाया है मैं धीरे धीरे तुम्हें चुका दूंगी। मैं आपकी बीमारी के बारे में कुछ करूंगी। और उसे ऐसा कहते हुए लोहा सुन लेती है और लोहा बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है, ओरिजिनल फू की बाव, इसका क्या मतलब है? इसके बाद की बाव बाहर आती है तो उससे मिलने सिस्टम आता है और उसे +20 मिनट्स देता है। के बाव उससे पूछती है, क्या अकेले इससे इतनी सारी योग्यताएं अर्जित हुई? ऐसा लगता है कि लिटिल म्यूट की स्थिति अभी मेरी सोच से कहीं अधिक खतरनाक थी। कि वह कहती है, अरे सिस्टम, मैं योग्यता को आदान प्रदान करना चाहती हूँ।
मैं सिस्टम का आदान प्रदान करना चाहती हूँ। वर्तमान में मेरे पास कितनी एबिलिटीज़ हैं? अभी के सिस्टम कहता है अभी के 20 को मिलाकर आपके पास ठीक 10 है, 100 है। बाबर सिस्टम बार खोलती है और कहती है मैं इसे प्लांट मैनिपुलेशन स्केल के लिए एक्सचेंज करना चाहती हूँ। उसके बाद उसके चारों ओर रोशनी उड़ने लगती है और वो खुद को अपडेट करती। बाबर कहती है मैं अभी भी संयंत्र हार्डवेयर कौशल में एक शुरुआती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वो खुश होकर कहती है काम पर लग जाओ और पैसा कमाओ। सीन कट होती है और हम अजय को देखते हैं जो कि बिस्तर में पड़ा होता है और धीरे से उठता है। वो खाने की बाउल देखता है और खाने को हिलाते हुए सोचता है कि उसके साथ पुराने बावर ने क्या क्या किया था उसे याद आती है और उसे वर्तमान की बातें भी याद आती है। इसके बाद वो खाने को खाता है। सिनकट होती है और हम फू परिवार का फ्लावर फील्ड देख पाते हैं जहाँ पर बाबर कुछ उगा रही होती है, खेती बाड़ी कर रही होती है। वो कुछ पौधे बोती है और वो उसके बाद वो उठ खड़ा होती है। कुछ देर बाद वो कहती है मुझे माउंट यूफोरिया के तल पर जंगली गार्डेनिया मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे घर ले जा रही हूँ। अब यह मेरा है। वो पत्ते पर अपनी उंगली रखती है और मैजिक होता है। हम देख पाते हैं कि पौधों पर पानी गिर रहा है। कुछ देर बाद बाबर एक फूल को तोड़ते हुए कहती है बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, अब अगला कदम। बाबर एक फूल को सूंघती है और उस फूल को तोड़ देती है और अपने मैजिक से उसे एक दवा बनाती है और अपने बोतल में भर देती है। कुछ देर बाद बाबर के मॉम आती है और कहती है भगवान ये फूल कहाँ से आई? और आपका चेहरा बाबर यह बेहतर हो रहा है ना? बाबर सर खो जाते हुए कहती है ओह माँ, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में बहुत सारे अच्छे काम कर रही हूँ। मॉडल ने मुझे स्पिरिचुअल मैजिक सिखाया है। मैं इत्र बना सकती हूँ और शारीरिक सुंदरता बनाए रख सकती हूँ। वह एक पोषण बोतल को आगे करते हुए कहती है यहाँ माँ यह सुगंध इस्तेमाल करे। इसके बाद उसकी माँ बोतल के ढक्कन खोलती है और खुशी से झूमते हुए कहती है भगवान, यह पहली बार है जब मैंने कुछ इतनी अलौकिक गंध महसूस की। यह पृथ्वी पर पुष्प देवी का कार्य है। वो खुश होते हुए बाबर से कहती है मैं ज़रूर से इस सुगंध को शहर में सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर उच्च दाम पर बेच सकूंगी। किभाव कहती है मैंने अभी यही सोचा था माँ, मैं जो पैसा कमाऊंगी उससे घर पर आपकी और पिता की मदद कर सकूंगी। यह शर्म की बात है कि मैं अभी भी कुछ महत्वपूर्ण पौधे से वंचित हूँ। मम खुश होते हुए चमकते हुए कहती है मेरे प्यारे बावर, यह तो बस फूल है, आपको किस प्रकार की ज़रूरत है? मैं कल सुबह आपके बड़े भाइयों को माउंट यूफोरिया से कुछ उन्हें ढूंढने के लिए भेजूंगी। बाबर खुश होते हुए कहती है माँ, मैं आपसे एक और बात के लिए मदद मांगना चाहती हूँ। मॉम पूछती है यह क्या है? बाबर कहती है यह एक छोटे से म्यूट के जीवन के बारे में है। मैं उसे वापस देने का मौका ढूंढना चाहती हूँ। इस पर मॉम शौक हो जाती है। रात का सीन फिर दिखाया जाता है और हम एक साई को देख पाते हैं और बाबर को देख पाते हैं जो कि सो रही होती है। दूसरे पर हम अजय को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और मन ही मन कहता है मैं नहीं कर सकता, इसे खोजे। यह यहाँ नहीं है क्या? यह मूर्ख घर में क्या ये मैन घर में हो सकता है? बाबर तो मस्त सो रही होती है। अजय उसके पास जाता है और उसकी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो रुक जाता है और मन ही मन कहता है इस घिनौनी औरत ने मुझे आधे साल तक प्रताड़ित किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपना मन अचानक बदल सके। मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? उसके बाद वो थोड़ी देर उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। जाते ही जाते वो मन ही मन कहता है मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दूंगा। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़ी कहती है अरे नहीं, यह बुरा है। मादर पूछती है चिल्लाना बंद करो, तुम मुर्दों को जगाने के लिए काफ़ी जोरदार हो। वो लड़ी कहती है कुछ बुरा हुआ है बहन, आपके पति और बेटों का माउंट यूफोरिया पर बड़ी बिल्ली से झगड़ा हो गया। वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग तो जख्मी होती है और कर्रा रहे होते हैं। दो लोग कहते हैं माउंट फ्यूरिया बाग, बड़ा सफ़ेद बाग
बाबर आती है और पूछती है यह कैसे हो गया। उसकी जो भाभी होती है वो कहती है यह सब तुम्हारा दोष है, तुम ही हो जिसने उन्हें फूल उगाने के लिए मजबूर किया। अगर आप न होते तो आपके पिता मेरे पति और अन्य लोगों को कभी पहाड़ पर नहीं लाते, वह बड़ी बिल्ली से भी नहीं मिलते और वह कभी इस तरह घायल नहीं होते। बाबर की दोनों भाई चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ यह सही है, यह सब तुम्हारी गलती है कि भाव हमारे घायल होने का कारण तुम हो। दूसरा कहते हैं हाँ यह तुम्हारा दोष है। सनहाई वो जियांग अब इतना धर्मी बनना बंद करो, जबकि तुम दोनों ही भाग गए थे और पिताजी और मुझे अकेला छोड़ गए थे। आप इसके लिए हमें दोष नहीं ठहरा सकते। हम अजय को देखते ही वो एक जगह पर खड़ा होता है और उनकी चिल्लाहट सुन रहा होता है। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, सोचिए हम किस स्थिति में थे। कौन अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं चाहेगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम भागना नहीं चाहते थे भाई। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम काफ़ी तेज़ी से नहीं भागे। हम बावर के देख पाते हैं जो कि मुँह लटकाकर वहाँ खड़ी होती है। मॉम चिल्लाकर कहती है अपना मुंह बंद करो सब लोग, सारा पैसा ले लो और दशान यर्शी और सिहाई को शहर के मेडिकल हॉल में ले जाओ। फिशियन बियान एक शक्तिशाली डॉक्टर और एक शाही चिकित्सक के वंशज है, वहाँ बच्चे चंगे हो जाएंगे। बाबर की भाभी उसे टोंट मारते हुए कहती है इस घर में आपका होना हमारा दुर्भाग्य है। यदि भविष्य में आपका बड़ा भाई चलने की क्षमता खो देता है तो निश्चित रहे कि मैं आपका कभी माफ़ नहीं करूँगी। बाबर कहती है यदि मुझे दोष देने से तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम जो चाहो करो। उसकी दूसरी भाभी कहती है आप क्या कर रही हैं भाभी। बाबर कहती है मेरे पिता और भाइयों के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी। इसके बाद वो कहीं जाने लगती और कहती है मैं एक बैलगाड़ी बुलाऊंगी। और वो अजय की तरफ देखती है और कहती है अजय मेरे साथ आओ। अजय शौक हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बाबर कहती है घर पर अब गंदगी है और अगर आप वहाँ रहे तो आपको भी इसमें घसीटा जा सकता है। वे आपको गुस्सा दिलाने के लिए धमका सकते हैं। मैं तुम्हें पहले गांव के मुखिया के घर भेजूंगी, तुम वहाँ मेरा इंतज़ार कर सकते हो। गांव के मुखिया का परिवार बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अजय मन ही मन सोचता है क्या आप सचमुच मेरे बारे में चिंतित है। वह जल्दी से बाबर के कपड़ा पकड़ लेता है तो बाबर पीछे मुड़ते हुए कहती है क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या आप मेरे साथ आना चाहते थे। वो मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है अजय। वो उसके सिर थपथपाते हुए कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा जरूर करूँगी। इसके बाद सीन कट होता है, रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बाबर की माँ के पास दो लड़की आती है और उनमें से कहती है माँ भाभी शहर के डॉक्टर ने क्या कहा, पिताजी और अन्य लोग कैसे हैं। मॉम कहती है दशान ठीक है, उसकी हड्डी ठीक हो जाने पर वह पुनः ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पति अर्शी और सिहाई बाघ के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अपना जीवन सुनिश्चित करने के लिए 100 साल पुराने जिनसेंग की ज़रूरत होगी। उनमें से एक लड़की कहती है हमें इसमें कितना पैसा खर्च पड़ेगा। मॉम चिल्लाती हुई कहती है मुझे परवाह नहीं कि यह कितना पैसा है, उनका इलाज होना चाहिए, हम उनका इलाज करेंगे भले ही हमें ज़मीन बेचनी पड़े। उसके भाई चिल्लाते हुए आने लगते हैं और कहते हैं माँ हम नहीं कर सकते, अगर हम खेत बेच देंगे तो क्या खाएंगे। वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और कहते हैं क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार को भोजन के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। बाबर की एक भाई कहता है वह ठीक है माँ, मैं एक बेचौलिया को जानता हूँ जो केवल सुंदर दिखने वाली महिलाओं को लेता है, नौकरानी के रूप में बेच देता है। देखो माँ तहुआ लिहा मैं हुआ और है हुआ अभी अत्यंत सुंदर है, मैं उनके साथ बातचीत करने जाऊंगा, मुझे यकीन है कि हम कम से कम 100 टेल कमा लेंगे। मम गुस्से में लाठी उठाती और कहती है बकवास, मानो लोग नौकरियों पर 100 टेल खर्च करते हैं, तुम उन्हें बेचने के लिए कह रहे हो। उन सब की बातें लुहा भी सुन रही होती है। मॉम कहती है तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो बुजियांग, मुझे अपनी बेटी क्यों बेचनी चाहिए, तुम्हारी बेटी का क्या होगा जूहा, जूहा उनके लिए बहुत छोटा है, मैं यह सिर्फ पिता अर्शी और सिहाई को बचाने के लिए कह रहा हूँ। जिस पर लूहा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर जाकर बैक करने लगती है और कहती है माँ दादी पाँचवें चाचा कृपया मैं आपसे विनती कर रही हूँ मुझे मत बेचिए। वो बहुत ज़्यादा बैक करने लगती और कहती है और ठीक है आप छोटे म्यूट को बेच सकते हैं, वह हम
सभी से ज़्यादा सुंदर है। मुझे यकीन है कि उसे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। माधर लाठी को जोर से पटकती है और कहती है, चाहे हमारा परिवार कितना भी गरीब हो जाए, हम कभी भी अपने बेटे या बेटियों को बेचने का सहारा नहीं लेंगे। बाबर का बड़ा भाई कहता है, लेकिन माँ, वह गूंगा बच्चा आपका बेटा या बेटी नहीं है। बाबर कहती है, मैं तुम्हें उसे बेचने नहीं दूंगी। माँ, हमें ज़मीन या हम में से किसी को भी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मोम भी शौक हो जाती है और बाबर उनके कान के पास जाकर कहती है, चिंता मत करो माँ, क्या तुम्हें वह खजाना याद नहीं है जो मेरे पास है। सिनकट होती है और हम अजय को देख पाते हैं जो मन ही मन कहता है, कितना रेडिकुलस और घिनौना परिवार है। मानो मैं दयालुता के छोटे छोटे कार्य पर अपने गहरी नफरत को भूल जाऊंगा। वो आग जलाता है और सोचता है, अब जब मुझे अपना जीवन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और फू परिवार के पास चिंता करने के लिए अपनी परेशानियां है, तो कोई भी मुझे अपना बदला लेने से नहीं रोक सकता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे बढ़ लेता है तो वो की बहू होती है जो कहती है, अजय क्या तुम सो गए। अजय दरवाज़ा खोलता है और वो बाबर को देख पाता है। बाबर कहती है, अजय चलो अंदर जाकर बात करते हैं। फिर वो एक बॉक्स को दिखाते हुए कहती है, इसे देखो अजय। अजय बेचारा बस उसे देख रहा होता है। बाबर कहती है, यह आपका लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सच में यह प्लानिंग बनाई थी कि मैं स्थानीय अधिकारियों के पास जाकर आपको नौकर के रूप में आपकी स्थिति से मुक्त करने के बाद इसे आपको लौटा दूंगी। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे लगता है कि अगर मैं इसे पहले ही आपको वापस कर देती हूँ तो मुझे अधिक सहजता महसूस होती। अरे अब कोई भी तुम्हें बेच नहीं सकेगा। तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसे किसी ऐसी जगह पर छिपा देना ताकि कोई इसे कभी ढूंढ ना पाए। वह अजय को धीरे से पकड़ती और कहती है, इसलिए कल से तुम गांव के मुखिया के घर में छिप कर मेरे वापस आने का इंतजार करो। मैं जो कह रही हूँ वो तुम समझ रहे हो। कितना अच्छा लड़का है अजय। फिर वो कहती है, मैं पहले निकलूंगी। फिर अजय, ज़्यादा देर तक मत जगना। ये कहते हुए वो चली जाती है और अजय उस बॉक्स को देखता रहता है और मन ही मन कहता है, क्या मुझे पता था कि वह इसे वापस देने जा रही थी। तब मुझे असली को नकली से बदलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। यह औरत, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह पहले जैसी निर्दयी और क्रूर फूक की बाऊ हो। आप कौन हैं? वो लकड़ी बुझाते हुए सोचता है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसका उत्तर चाहिए तो मुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। मैं अभी तुम लोगों को जीने दूंगा। उसकी दयालुता की एकमात्र चीज़ है जो मुझे आप सभी को जिंदा जलाने से रोक कर रही है। हम बाबर को उसके कमरे में देख पाते हैं और सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, 350 एबिलिटीज़ हासिल करने के लिए बधाई। प्लीज़ अपना अच्छा काम और दयालुतापूर्ण काम जारी रखें होस्ट। वो खुश होते हुए कहती है, 350 मीटर्स। इस बार मैंने कौन सा अच्छा काम किया। इसके बाद हम सड़कों की सीन देख पाते हैं जहाँ पर कुछ लोग जा रही होती है और बीच में से एक घोड़ा गाड़ी। हम उस घोड़ा गाड़ी में बाबर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और मन ही मन कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि बैलगाड़ी में बैठना इतना थका देने वाला होगा। उसे उल्टी फील होने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि शहर में आने के रास्ते में मैंने अपनी आधी ज़िंदगी खो दी। मुझे आधुनिक कामों की बहुत याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैलगाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकती है। वो माँ बेटी दोनों उतरते हैं। मॉम कहती है, अंदर जाओ और मेरे पति एडशी और अन्य लोगों को देखो कि बाव और मैं उसके छोटे भाई की तलाश करेंगे। वहाँ पे मौजूद वो लड़की कहती है, लेकिन माँ, हमने डॉक्टर को केवल 50 टेल दिए हैं। हम जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं वे आज रात के बाद ख़त्म हो जाएंगे। मादर गुस्से में कहती है कि बाऊ और मैं पैसों के बारे में चिंता करेंगे। तुम लड़कियाँ बस यही रहो और हमारी इंतज़ार करो। इसके बाद वो दोनों जाने लगती है। जाते जाते मदर पूछती है, बाबर, क्या आप सचमुच कासल पैलेस बेचना चाहते हैं? बाबर कहती है, मुझे यकीन है कि यह मेरे पिता और भाइयों के लिए दवा का खर्च उठाने का एकमात्र तरीका है। वो खुश होते हुए कहती है, माँ, शहर में सबसे लोकप्रिय एक्सेसरी की दुकान कौन सी है? मॉम कहती है, वह जिन परिवार का जेड हाउस होगा। लेकिन जिन शाही व्यापारी है, यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त है। बाबर कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। लेकिन उससे पहले हमें कपड़ों की दुकान पर जाना होगा और जो पैसे हमारे पास बचे हैं उनसे अपना
लुक चेंज करना होगा। इसके बाद हम जिन का जेड हाउस देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग जाकर उतरते हैं। एक आदमी उन्हें देखता है। हम देख पाते हैं कि पावर धीरे से बग्घी से नीचे उतरती है। वो दोनों माँ बेटी को देखकर वहाँ मौजूद वह आदमी कहता है, सम्मानित अतिथिगण, लेडीज प्लीज अंदर आए। हमारे जिंजर हाउस में हेड्रेस, हेयर पिन, बाल आभूषण, झुमके, हार, जेड चूड़िया, जेड पेंडेंट और अधिक चीज़ों की चयन है। यह सभी एक्सेसरी मास्टर द्वारा बनाए गए हैं, जो दशकों से खुद अपने शिल्प को निखार रहे हैं। दूसरा जाकर जिन से कहता है, यंग मास्टर, सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यंग मास्टर, आपको बस एक सेवक से यह संदेश भेजने की ज़रूरत थी कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, और हमें वह चीज़ आपको देने में गर्व महसूस होगा। सच में आपको खुद इतनी दूर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यंग मास्टर यानी कि जिन कहता है, दुकानदार चैंग, मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि आपको ये जनजाति से माल की एक नई खेप मिली है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई अच्छी चीज़ है जो मैं अपने बुजुर्गों को उपहार में दे सकता हूँ। वो चाय की कप रखते हुए कहता है, अब मुझे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ लाओ और मैं इसे देखूँ। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज़ इसी तरह यंग मास्टर यौन। सिनकट होती है और वही आदमी कहता है, आप दोनों क्या खरीदना चाहते हैं। बाबर कहती है, पहले हमें देखने दीजिए, अगर हमें कुछ पसंद आया तो हम आपको बता देंगे। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज़ अपना समय ले, मैं पीछे से शौकेस निकाल कर ले आऊँगा। बाबर की मॉम इधर उधर देखती और कहती है, बाबर वह पहले ही चला गया, हम दोनों ही हॉल में बचे हैं। बाबर मन ही मन कहती है, पौधों को नियंत्रित करने का एबिलिटीज हवा और उसकी चारों ओर ऑरा उड़ने लगती है। इसके बाद हम किसी के पैर देखते हैं जो कहता है, आप इसे अच्छा कहते हैं, यह तो सबसे सामान्य बात है। और यह कोई और नहीं जैन होता है, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। वह आदमी कहता है, पुलिस नाराज मत हुई यंग मास्टर युवान, मैं किसी को और ढूंढने के लिए ज़रूर भेजूंगा। बाबर उसे रोक लेती है और कहती है, आप ज़रूर ही जीन के जेड हाउस के मैनेजर होंगे। वो लड़का शौक हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो। बाबर कहती है, मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या जीन का जेड हाउस खजाने को ख़रीदने के लिए तैयार होगा। उसके पास मौजूद हुआ वह आदमी कहता है, यह लड़की कहाँ से आई। जिन जेड हाउस कोई स्ट्रीट स्टॉल नहीं है, हम बस एक्सेसरीज और ज्वेलरी बेचते हैं, हम स्क्रैप नहीं लेते। बाबर कहती है, शायद आप पहले एक नज़र देखना चाहेंगे दुकानदार, अगर आप इससे नाखुश है तो यह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा और आपको अकेला छोड़ देगा। दुकानदार कहता है, अगर आपके पास सचमुच कोई खजाना है तो मुझे लगता है कि उसे दिखाने में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वो एक बॉक्स को आगे करती है, जिसे देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं, एक अमीर गांव की लड़की के पास क्या खजाने हो सकते हैं। इसके बाद वो डब्बा खोलती है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं, क्या आकर्षण खजाना है। और बाबर उसे छुपा लेती है तो दोनों शौक हो जाते हैं। दुकानदार कहता है, मैं अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कृपया ऊपर आए मिस, शायद हम तीसरी मंजिल पर इस बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। इसके बाद हम जिन और बाबर को देख पाते हैं। बाबर कहती है कि क्या आप कृपया पर्दे नीचे कर देंगे। लड़का कहता है, बिल्कुल। दुकानदार कहता है, तुम जाओ, बॉस के पर्दे नीचे करो। दूसरा कहता है, ठीक है मिस्टर। बाबर कहती हैं, प्लीज़ ध्यान से देखें, पवित्र चमक मुख्य आकर्षण नहीं है। यदि आप यहाँ नीचे दबाएंगे तो खजाने के पीछे एक मशीन है, उस कासल से गाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर जिन कहता है, क्या यह खजाना अपने आप भी गा सकता है, और यह कितना अनोखा संगीत गाता है, यह अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। बाबर कहती है, यह बर्फ से ढका स्वर्गीय महल के नाम से जाना जाता है, इसका संगीत विदेशी मॉर्टल लोगों की डांस धुन है। लड़का सपने ही देखने लगता है। बाबर मन ही मन कहती है, यह तकनीकी रूप से सच है। फिर बाबर कहती है, यह इमॉर्टल पैलेस मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। वो थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहती है, दुर्भाग्यवश इसने अपना परिवार और धन खो दिया,
मेरे माता पिता दोनों पिछले वर्ष गंभीर बीमारी के कारण मर गए। मैंने सुना था कि जिन परिवार शनबू टाउन में एक प्रतिष्ठित परिवार था और जिन के जेड हॉल ने 100 वर्षों से अधिक का नाम स्थापित कर रखा था, इसलिए यह इंसान बिना बुलाए ही यहाँ आने का जहमत कर सका। यह मॉर्टल कासल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं वादा करती हूँ कि पूरी दुनिया में इसकी कोई डुप्लिकेट नहीं है। मैं इसे जिन परिवार के पास रखना पसंद करूँगी बजाय इसके कि इसे औसत दर्जे के लोगों के हाथों में छोड़ दूँ। जिन कहता है, मैं आपकी परेशानियों से सहमत हूँ मिस। पारिवारिक विरासत को बेचना दर्दनाक होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जिन परिवार की खराब स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाएगा। मैं आपसे बर्फ़ से ढका इमॉर्टल कासल खरीदूंगा मिस, कृपया अपनी कीमत बताइए। पावर कहती है, मैंने सुना है कि जिन परिवार की पीढ़ियाँ हमेशा दयालु और सबसे उदार रही है, शायद आपको कीमत तय करनी चाहिए यंग मास्टर। यह आप पर भरोसा करता है यंग मास्टर। जिन मन ही मन कहता है, यह महिला सुंदर और संतुलित है, इसीलिए उसे अपने परिवार और धन को खोने के बारे में सच बताना चाहिए। एक धनी परिवार से आई महिला के लिए यह आसान नहीं हो सकता। वह मुझ पर भरोसा करती है। अगर मैं कम कीमत तय करूं तो यह मेरे लिए बिल्कुल कम होगा। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह बर्फ़ से ढका इमॉर्टल कासल किसी भी सामान्य खजाने से बहुत दूर है। अगर मैं इसे राजधानी में वापस लाऊं तो मुझे ज़रूर से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जिन कहता है, 1000 टन मूल्य की चांदनी के बारे में क्या ख्याल है? मैं कागज़ से भुगतान करूंगा। यह सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दुकान मालिक कहता है, यंग मास्टर 1000 टेल तो बहुत ज़्यादा है। जिन कहता है, चुप रहो। यदि आप सहमत हो मिस, तो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट और पैसा लाने के लिए कहूँगा। यह सुनकर बाबर तो मन ही मन पैसों के सपने देखने लगती है और कहती है, शुक्रिया यंग मास्टर, यह इंसान सदैव आपका आभारी रहेगा। यदि संभव हो तो आप एक 100 टेल को चांदी की सिल्लियों में बदल सकते हैं। बिल्कुल। जिन कहता है, दुकानदार चैंग, रसीदें और चांदी की सिल्लियाँ तैयार करो। दुकानदार कहता है, हाँ यंग मास्टर युवान। दुकानदार कहता है, आपका दिन मंगलमय हो अतिथिगण, मैं आपको यहीं से विदा करूँगा। बाबर कहती हैं, शुक्रिया दुकानदार। बाबर की मॉम कहती है, 1000 टन चांदी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कभी नहीं देखा। बाबर कहती है, माफ़ करे। इसके बाद वो एक चीज़ की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, मैं अपनी माँ के लिए वो ठोस सोने का कंगन चाहती हूँ, बस वही मैं भुगतान करूँगी। दुकानदार कहता है, कोई बात नहीं, आपकी चूड़ी। मॉम खुश होकर कहती है, बाबर, इस चूड़ी की कीमत 50 टेल्स है। मैं अब जवान नहीं रही, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बाबर मुस्कुराती हुई कहती है, यह ज़्यादा नहीं है माँ, मैं वादा करती हूँ अब से चीज़ें और बेहतर ही होंगी। इसके बाद बाबर जाने लगती है और गाड़ी वाले को कहती है, चलो। उसे जाता हुआ एक सैनिक देख रहा होता है। गाड़ी में बैठी बाबर की मॉम पूछती है, बाबर, तुमने कोचवान से दूसरा रास्ता लेने को क्यों कहा? बाबर कहती है, सचमुच हम रुकने के लिए एक शांत गली खोजने से पहले शहर में 2 बार घूमेंगे। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। अभी अपनी संपत्ति को प्रदर्शन करने से हम अन्य लोगों के निशाने पर आ जाएंगे। हम चिकित्सक के कक्ष में जाने से पहले ये कपड़े बदल देंगे। डॉक्टर से कहेंगे, हम डॉक्टर के कक्ष में जाने से पहले कपड़े बदल लेंगे। फिर हम डॉक्टर से कहेंगे कि वह पिताजी और अन्य लोगों के लिए दवाई शुरू कर दे। हम जिन का जेड हाउस देखते हैं, जहाँ पर जिन पूछता है कि आपने उन्हें खो दिया। मैं देख रहा हूँ कि वह बहुत होशियार है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनका पता नहीं लगा पाए तो कुछ और नहीं किया जा सकता, हम उसे छोड़ देंगे। इस तरह के शिल्प और सामग्री पूरे तांग राजवंश के लिए जीवन है। हमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। दुकानदार कहता है, कितनी शर्म की बात है। यदि जिन परिवार को इसे खजाने बनाने का कोई तरीका मिल जाए तो यह लाभ कमाने का एक और तरीका होगा। जिन कहता है, बहुत हो गया, हमारा परिवार अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसे भयावह तरीकों का उपयोग नहीं करेगा। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह महिला बहुत बुद्धिमान है। उसमें लंबे समय से संकोच की भावना है। मुझे नहीं लगता कि हम इन दोनों को सनब्यू टाउन में कभी दोबारा देख पाएंगे। सिनगाट होती है और हम बाबर के भाइयों को देखते हैं, जहाँ पर उसकी भाभी कहती है, फिशियन बियान ने कहा कि आपको कम से कम 3 दिन और फिशियन हाल में रहना होगा और आपको आधे साल तक आराम करना होगा, लेकिन हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? तभी वहाँ पर बाबर और मॉम पहुँच जाती है।
जिन्हें देखकर भाभी पूछती है, माँ क्या आपने पैसा उधार लिया है? फादर भी चिल्लाते हुए उठते और कहते हैं, क्या पैसे उधार लिए? मुझे यह मत बताइए कि आपने सच में हमारे छोटे बेटे से उसके परिवार में शादी करने के लिए कहा था। मॉम कहती है, पहले शांत हो जाओ डियर। हमने एलआई परिवार से पैसे उधार नहीं लिए, चिंता मत करो। हमने दवाओं के लिए सचमुच पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन यह उधार नहीं लिया गया था। मॉम कहती है, और हमें इसके लिए भी बाबर को धन्यवाद देना चाहिए। बाबर ने एक बूढ़े इंसान को बचाने में मदद की, इससे पहले कि सड़क पर एक भयभीत घोड़ा उससे टकरा जाता। किसने सोचा होगा कि यह आदमी जिन परिवार का एक बुजुर्ग था, और जब उन्होंने हमारे परिवार की परेशानियों के बारे में सुना तो बूढ़े ने बाबर को 200 टन चांदी थमा दी और उसने मुझे 200 टेल दिए। क्या अब आप आराम करेंगे और बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करेंगे? बाबर मन ही मन कहती है, माँ क्या आपको यकीन है कि वे आपके इस अचानक दिए गए बहाने पर विश्वास करेंगे? भाभी कहती है, सच में? क्या कुछ इतना अद्भुत हुआ? जिन परिवार? क्या यह वही जिन परिवार हो सकता है जो सनब्यू टाउन का सबसे धनी परिवार है? दूसरी भाभी कहती है, राजधानी में वही शाही व्यापारी जिन परिवार जिनके परिवार के सदस्य सरकार में है, उन्होंने सच में उस पर विश्वास किया। मॉम चिल्लाती हुई कहती है, बाबर ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वो शोश 50 टेल से तुम लड़कों के लिए कुछ टॉनिक खरीदेगी। उसने आपके लिए जो अच्छा किया है उसे भूलने की हिम्मत मत करो। दोनों भाभी रोने लगती है और कहती है, यह बहुत बढ़िया है, अब हमें ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी मन ही मन कहती है, यह बात सच होने से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पिताजी कहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम देख पाते हैं कि बाबर को 60 मेरिट्स पॉइंट्स मिल गए होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होते हुए कहती है, कितना बढ़िया, मैंने अपने परिवार की जान बचाई और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए। तो मेरे द्वारा कमाए गए पुण्य को मिलाकर अब मेरे पास 200 से ज़्यादा मेरिट्स है। मॉम कहती है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? इमोर्टल कासल बाबर की पहचान का प्रतीक था, आप इसे कैसे बेच सकते हैं? बाबर कहती है, पिताजी सब ठीक है, अगर इमॉर्टल कासल आपको और मेरे भाइयों को बचा सकता है तो इसे बेचना भी दयालुता का एक रूप है। मुझे यकीन है कि इमॉर्टल मुझे इसके डांटेंगे नहीं। मुझे डर था कि हम बाकी बचे हुए कागज के पैसे खो देंगे, इसलिए मैंने उसे उस गुप्त मंत्र की सहायता से छिपा दिया और मुझे इमॉर्टल ने सिखाया था। पिताजी जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं इसे आपको दे दूंगी। पिताजी कहते हैं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा आपका है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको अपना इमॉर्टल कासल बेचना पड़ा। पैसा रख लो, भविष्य में यह तुम्हारे दहेज का हिस्सा होगा। बाबर कहती हैं, शुक्रिया पिताजी। ठीक है, दरअसल एक और बात है जिसके बारे में मैं आप दोनों से चर्चा करना चाहती हूँ। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं स्थानीय अधिकारियों के पास जाकर लिटिल म्यूट की नौकरी वाली स्थिति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मदर कहती है, अरे बच्चे, राज्यपालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा स्थानीय अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है। किसी की नौकर की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें एक नया खाता खरीदना होगा। इसके लिए हमें 100 से ज़्यादा चांदी के सिक्के देने होंगे। बाबर कहती हैं, लेकिन माँ, शुरू से ही यह हमारी गलती थी। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है और चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो पड़ी, मैं उसे आज़ाद करूँगी। पिताजी कहते हैं, ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है बाबर तो ऐसा करो। हम स्थानीय अधिकारियों के पास जाएंगे और कुछ समय बाद यह काम करवा लेंगे, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा। अब घर जाओ। बाबर कहती है, शुक्रिया पिताजी, शुक्रिया माँ। सीन कट होती है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बैलगाड़ी जा रही होती है और बाबर बैलगाड़ी में बैठे बैठे बन खा रही होती है और मन ही मन कहती है, बहुत समय हो गया जब से मैंने ऐसा मीठ बन खाया था। मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, वाकई यह एक बड़ा मीठ बन है जिसकी कीमत 2 तांबे के सिक्के है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हर रोज़ खा सकें। कि भाव, अगर तुम सच में उस छोटे से म्यूट को पसंद करते हो तो उसे यही छोड़ दो ताकि वह परिवार में शादी कर सके। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जैसे ही तुम उसका नौकर का दर्जा ख़त्म कर दोगे वह भाग जाएगा? पावर कहती है, अगर वह भागता है तो भागता है, कोई भी इंसान भागेगा नहीं। इसके बाद हम लोहा को देखते हैं।
जो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, मुझे बचा लो दादी चाची। तीसरे और पांचवे चाचा मुझे बेचना चाहते हैं। मॉम गुस्से में कहती है, रुको, तुम दोनों बदतमीज लड़के क्या कर रहे हो? मॉम गुस्से में पूछती है, जाने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी? मॉम गुस्से में कहती है, अपनी भतीजी को बेचने की तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई बदतमीज? उन दोनों में से एक कहता है, नहीं माँ, हम उसे बेचना नहीं चाहते थे। लिहुआ झूठ बोल रही है। हम सिर्फ उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारे परिवार की चांदी चुरा ली। दूसरा कहता है, हाँ इसलिए। लिहुआ कहती है, मैंने कोई चांदी नहीं चुराई। कि कुछ छोटा म्यूट क्यूरियोसिटी में पर्वत की ओर भाग गया था, इसीलिए तीसरे और पांचवे चाचा उसे पकड़ नहीं सके। उन्होंने मुझे और अन्य लड़कियों को बेचने का फैसला किया। बाबर कहती है, क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? लोहा कहती है, यह सच है आंटी। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद तीसरे और पांचवे चाचा लिटिल म्यूट को पकड़ने चले गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह यूफोरिया पर्वत की ओर भाग जाएगा। कौन जानता है कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं। चाचा चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तू नीचे लड़की, क्या बकवास कर रही है? मॉम चिल्लाती हुई कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम दोनों जैसे दुष्ट को जन्म दिया है। चाचा चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मारना बंद करो माँ, यह सब बुजियांग का प्लान था। बुजियांग कहता है, सनहाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बाबर जाने लगती है तो मॉम पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो किबाओ? माउंट यूफोरिया बहुत खतरनाक थे, वहाँ मत जाओ। किबाओ कहती है, मुझे पता है माँ, मैं बस आराम करने जा रही हूँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ। वो अपने सिस्टम बार को ओपन करती और कहती है, सिस्टम में ताकत की गोली और गोल्डन बॉल कवर के साथ 200 गुणों का आदान प्रदान करूँगी। इसके बाद वो खिड़की से कूदती है और जाते हुए सोचती है, मुझे उसे ढूंढना है। हम एक हरी भरी जंगल देखते हैं जहाँ पेड़ पर अजय बैठा होता है और उसके नीचे बाघ घूम रहा होता है। अजय मन ही मन कहता है, उस दिन सफ़ेद बाघ ने केवल फूबाइयों को काटा क्योंकि मैंने उन पर एक जड़ी बूटी रखी थी जो उन पर क्रूर जानवरों को आकर्षित करती थी। किसने सोचा था कि आज मेरे साथ ऐसा होगा? कर्म, हाँ। मुझे लगता है कि यही मेरी मृत्यु होगी बाघ की दया पर। उसके हाथ जख्मी होती है और हाथों से खून नीचे गिरती है। खून को पहले तो बाघ सूंघता है, फिर उसे लिक करता है और झुक जाता है और वो बहुत ज़ोर से हाउलिंग करता है। उसे देखकर अजय मन ही मन कहता है, सफ़ेद बाघ झुक रहा है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि अजय बाघ के ऊपर बैठा जा रहा होता है और मन ही मन कहता है, यह अजीब है। यह सफ़ेद बाघ मुझे लगभग इंसान जैसा लगता है। मुझे हैरानी है कि वह मुझे यहाँ लाकर क्या करने की योजना बना रहा है। इसके बाद बाघ बैठ जाता है और अजय उसके पास खड़ा होता है। तभी अजय की नज़र एक चमकती हुई पौधे पर जाती है। वो देख पाता है कि बाघ अपनी पूंछ से उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अजय मन ही मन कहता है, सफ़ेद बाघ की पूंछ मुझे आगे धकेल रही है। क्या यह माउंट यूफोरिया का पौराणिक स्पिरिचुअल पौधा हो सकता है? खैर, स्पिरिचुअल या फिर विषैली, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थिति और भी बदतर हो सकती है। वह पौधे को तोड़ता है, अपने मुंह में रखता है और उसे कुछ देर में कुछ होने लगता है। वह मन ही मन कहता है, मेरा दिल, यह बहुत अचानक है, यह दुखदायक है। वह ज़मीन पर बैठ जाता है। सीन कट होती है और हम बाबर को देखते हैं जो कि अजय अजय चिल्लाकर आगे बढ़ती है और कहती है, मेरे लिए रुको अजय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो कुछ दूर जाती है और चिल्लाकर कहती है, लिटिल म्यूट, आप कहाँ है? उसके बाद वो झाड़ियों में कुछ हलचल सुनती है और कहती है, अजय। झाड़ियों को हटाकर कहती है, अजय तुम यहाँ हो। फिर वो बाघ को देख पाती है जो कि ज़ोर से चिल्लाता है। उसके चीख सुनकर वो डर जाती है और कहती है, एक बाघ, और वो अभी इतना बड़ा। वो भागने लगती है चिल्लाते हुए और कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। वो कुछ दूर जाने के बाद अजय को देख पाती है जो कि आधमरा हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है। बाबर कहती है, मैं तुम्हें उसे खाने भी नहीं दूंगी। बाबर मन ही मन कहती है, मैं इस सफ़ेद बाघ के खिलाफ नहीं जीत सकती, लेकिन मैं अजय को भी अपने हाल पर नहीं छोड़ूंगी। मुझे कुछ करना होगा। फिर वो मैजिकल पिल निगल लेती है और कहती है, मैंने अभी सारी एबिलिटीज़ तुम्हारे लिए बदल दी। पावर की गोली बेहतर होगा कि आप प्रभारी बने। इसके बाद वो अजय को पकड़ती है और गोदी में उठा लेती है और दौड़ने लगती है और कहती है, मैं शायद आपसे जीत ना सकूं लेकिन भाग जरूर सकती हूँ। और भागते हुए सोचती है, जानवर अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, कितना चालाक है। तुम ही हो जिसने मेरे पिता और भाइयों को काटा होगा।
वो चिल्लाते हुए कहती है, आप जिन सभी जगहों की ओर भागते हैं उनमें से अपने माउंट यूफोरिया को ही क्यों चुना अजय। हम देख पाते हैं कि अजय अपना आंखें खोलता है, मन ही मन कहता है, क्या वह मुझे उठा रही है। हम देख पाते हैं कि शेर आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर अजय मन ही मन कहता है, मैं देखता हूँ वह मुझे बचाने के लिए अकेले ही माउंट यूफोरिया में आई, मुझे अपनी बाहों में लेकर भाग से भागना, जबकि वह मुझे दूर फेंक सकती थी, लेकिन वह इतनी मजबूत कैसे हो गई। यह ओरिजिनल फू की बाव नहीं हो सकती, तो वह कौन है। वो बाघ की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, बैठ जाओ। बाघ भी बेचारा मुंह सोजा लेता है और बैठ जाता है। और की बाव भी पूरे जान लगाकर भागती है। वो दूर जाकर कहती है, उस सफ़ेद बाघ ने हमारा पीछा करना बंद कर लिया। अजय, क्या आप ठीक हैं? अजय, वो देख पाती है कि अजय बेहोश हो गया है। वो एक पेड़ के नीचे बैठती है और कहती है, मैं अब और नहीं चल सकती, ताकत की गोली ने अपना असर खो दिया है। मैं अब इतना थक गई हूँ कि चल भी नहीं सकती। आइए पहले थोड़ा आराम करें। तुम अब भी पहले की तरह ही लापरवाह हो, तुम फिर से घायल हो गए हो। वो उसके घावों को देखती है और कहती है, यह काला क्यों है। वो उसे सूंघती है तो उसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वो कहती है, क्या आप सीवर में लौटते रहते हैं या और कुछ। अजय मन ही मन कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की। बाबर कहती है, यानी कि हमारी की भाव। कहती है, तुम अभी तक क्यों नहीं जागे। मुझे फिजिशियन जू से कहना है कि जब हम वापस आएंगे तो वह तुम्हारी जांच करे। अजय मन ही मन कहता है, वो सोचती हैं कि वो कहाँ छू रही हैं। बाबर कहती हैं, अरे तुम जाग गए अजय, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या इससे बहुत दर्द होता है। आपने अपने आप पर दबाव मत डालो, मुझे तुम्हें उठा के ले जाने दो। अजय एक जगह पर पॉइंट करता है तो कि बाऊ यानी कि बाबर पूछती हैं, क्या आपकी वह जाने की इच्छा है। हम एक तालाब को देख पाते हैं जहाँ पर अजय तो डुबकी लगा रहा होता है और बाबर अपना हाथ धोती है और कहती है, किसने सोचा था कि वह अपनी गरिमा की रक्षा के लिए इतना दृढ़ रहेगा। हम अजय को देखते हैं जो कि पानी में बुलबुला उठा रहा होता है। तभी बाबर को फिशमेंट मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, बढ़िया, मैं उन्हें तोड़ कर दवा बना सकती हूँ, जिससे अजय का खून बहना बंद हो जाएगा और उसकी चोट ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कि अजय पानी से निकलता है, जिसे देखकर बाबर भी शौक हो जाती है। उसके शरीर में कोई भी घाव नहीं होती, जिसे देखकर बाबर कहती है, अरे तुम्हारा घाव कहाँ गया। अजय भी चेक करता है और मन ही मन कहता है, नए घाव की बात भूल जाओ, पुराने भी सारे घाव भर गए हैं। क्या यह उस स्पिरिचुअल घास का प्रभाव हो सकता है। बाबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और ब्लश करने लगती है, जिसे देख कर अजय भी बेचारा डर जाता है। वह खुद को कपड़े से ढक लेता है तो बाबर कहती है, तो फिर वापस आओ। वो ब्लश करते हुए कहती है, और अपने कपड़े भी ठीक से पहन लो ताकि आप बीमार ना पड़े। अजय, मैंने अपने पिता और भाई के इलाज के लिए पहले ही चांदी इकट्ठी कर ली है, कोई तुम्हें नहीं बेचेगा। मैं वादा करती हूँ भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। देर हो रही है, चलो घर चले। बाबर अपना हाथ आगे करती हैं और मुस्कुराती है। अजय भी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों जाने लगते हैं। जाते हुए अजय मन ही मन कहता है, उसका हाथ बहुत गर्म है, मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, मैंने पहले कभी इतना आरामदायक महसूस नहीं किया था। क्या यह संभव है कि वह बैंगनी जड़ी बूटी सच में काम की थी और उसने मेरे शरीर से जहर को बाहर निकाल दिया। रात का समय दिखाया जाता है। हम बाबर की मॉम को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती है और कहती है, बाबर तुम क्या सोच रहे थे, आप माउंट यूफोरिया गए थे है ना, सिर्फ लिटिल म्यूट को बचाने के लिए और उसे वापस आने के लिए। बाबर हंसते हुए कहती है, मैंने नहीं किया माँ। अजय चालाक था और यूफोरिया पर्वत की ओर नहीं भागा, वह सिर्फ नदी के किनारे झाड़ियों में छिप गया था। बात बस इतनी सी है कि जब मैंने उसे पाया तो मैं फिसल कर नदी में गिर गई थी। अजय ही वह इंसान था जिसने मुझे बाहर निकाला। उस पर गुस्सा मत हो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जिस पर मॉम कहती है, क्या यह सच है। बाबर कहती हैं, चलो माँ, बहुत ठंड है, मैं इन्हें बदल कर कुछ सूखा कपड़ा पहनना चाहती हूँ। वो जाते हुए आंख मारती है, जिसे देखकर अजय भी शौक हो जाता है और वो कहता है, उसने आंख मारा। फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो तो बोल सकता है। और इसी के साथ हमारी मानवा ख़त्म होती है। मिलते हैं कि नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, टाटा।